Good morning, student. In today's class, we are going to discuss about abnormal losses. आज हमारा टॉपिक रहेगा कि इन केस किसी एबनॉर्मल रीजन की वजह से बिकॉज ऑफ लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय एक्सीडेंट कोई गुड्स डिस्ट्रॉयड हो जाता है या लॉस्ट हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में वो गुड्स इंश्योर्ड है तो इंश्योरेंस कंपनी कितना क्लेम आपको एडमिट करेगा, इसकी प्रोसेसिंग की एंट्रीज। तो आज का टॉपिक हमारा चलेगा अकाउंटिंग प्रोसेसिंग ऑफ या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस। ओके, बैक टू बैक हमें 3 एंट्रीज में बनानी सीक्वेंस वाइज। फर्स्ट एबनॉर्मल लॉस, सेकंड क्लेम एडमिट एंड थर्ड एंड फाइनल क्लेम रिसीव्ड। ओके, तो बैक टू बैक 3 एंट्रीज है सीक्वेंस वाइज जो हम एक एग्जांपल से क्लियर करके चलेंगे। फॉर एग्जांपल, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन in the books of Mr. राम। प्रोप्राइटर है राम और उसकी बुक्स में आपको एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं। डेट वाइज हम चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल 2017 अक्टूबर 3, प्रोप्राइटर राम का जो गुड्स था वो डिस्ट्रॉयड बाय फायर हो गया है। गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 destroyed by fire. Okay, it is insured। ये गुड्स हमारा इंश्योर्ड था। मिस्टर राम ने इंश्योरेंस कंपनी में पहले क्लेम एडमिट करा। उसकी डेट हमें गिवन है अक्टूबर 5। क्लेम एडमिटेड into इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी में हमने क्लेम एडमिट करा एंड देन जो इंश्योरेंस कंपनी के सर्वेयर हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं, वो शॉप में आ रहे हैं, देख के जा रहे हैं कि भाई कितना वो डिस्ट्रॉयड हुआ है। वो कुछ वैल्यूएशंस करेंगे, कुछ वेरिफिकेशंस करेंगे। ओके, उसके बाद में क्लेम का अमाउंट रिसीव करेंगे। उसकी डेट हमें आ गई अक्टूबर 15। बट यहां पे हम एक बात करके चलेंगे, अमाउंट फुली क्लेम, अमाउंट जितना उसने क्लेम करा फुली रिसीव नहीं हो रहा है। कुछ सर्टेन पार्ट इंश्योरेंस कंपनी ने डिडक्ट कर दिया। तो लास्ट एंड फाइनल क्लेम रिसीव फॉर 80% इंश्योर्ड अमाउंट और 80% क्लेम रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, ये हमारे पास में 3 बैक टू बैक कंडीशन हो गई। पहले लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय एक्सीडेंट, जो भी रीजन रहा है, उसके बाद क्लेम हमने एडमिट करा एंड देन वी रिसीव अमाउंट ऑफ क्लेम बट इन ए पार्टली पेमेंट। हमें कुछ पार्टली पेमेंट में मिल रहा है। अब जब हम इसकी एंट्रीज बनाएंगे, जब एंट्रीज in the books of Ram, सिस्टमैटिक मैनर में लेनी, डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। ओके, डेट, पर्टिकुलर, LF, amount, debit and amount, credit।
सबसे पहले जो हमने एंट्री करनी है वो लॉस बाय फायर की करनी है। एक बेसिक चीज है, इट इज ए नॉर्मल नेचर अकाउंट। एक नॉमिनल नेचर हमारे पास में अकाउंट है, नॉर्मल एक्सपेंसेस तो क्या नहीं है ये, अब नॉर्मल एक्सपेंस, लेकिन इसका नेचर क्या है, नॉमिनल नेचर। और नॉमिनल नेचर में क्या होता था, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। तो इट इज अ पार्ट ऑफ लॉस, ये हमारा पार्ट ऑफ लॉस है, इसलिए हम इसको एंट्री में डेबिट करेंगे। और प्रीवियस वीडियो में भी हमने एक चीज बताई थी, ये गुड्स है और गुड्स वही डेस्ट्रॉयड होगा जो हमारा है। हमारे राइट्स में होता है परचेजिंग गुड्स, तो एडजस्टेड आउट ऑफ परचेज। तो हम लॉस बाय फायर को तो डेबिट कर रहे हैं, लेकिन परचेज को हमें क्रेडिट करना है। फर्स्ट एंट्री ऑफ ईयर एक बारी 2017 अक्टूबर 3, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। ओके, हाउ मेनी अमाउंट? That is rupees 10,000. Rupees 10,000. Narration being goods destroyed by fire. Okay, complete. Second, अक्टूबर 3 के बाद में मिस्टर राम ने अक्टूबर 5 में इसका क्लेम एडमिट करा। जिस इंश्योरेंस कंपनी में वो अपना इंश्योरेंस कराएगा, कई तरह की इंश्योरेंस कंपनीज होती है, कई नाम होते हैं, कोटक महिंद्रा भी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल भी है, कई तरह के, बट इट इज ए जनरल इंश्योरेंस। ये लाइफ इंश्योरेंस नहीं, जनरल इंश्योरेंस है। तो ऐसी कंडीशन में पहले क्लेम एडमिट होगा, और क्लेम एडमिट करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसको सबमिट कराने पड़ेंगे। सर्वेयर वगैरह आएंगे, शॉप वगैरह वो देख के जाएंगे, ठीक है, वो अपना एक रिपोर्ट बनाते हैं, वो रिपोर्ट आगे वो सबमिट कराएंगे, उसके बाद में क्लेम मिलता। तो काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है, बट इट इज इंश्योर्ड गुड्स, सो क्लेम तो एडमिट करना पड़ेगा। तो गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 डिस्ट्रॉयड अक्टूबर 5, क्लेम एडमिटेड इनटू इंश्योरेंस कंपनी। क्लेम एडमिटेड एक एसेट्स की तरह ट्रीट होगा, रियल नेचर अकाउंट। भाई ठीक है, आपने क्लेम एडमिट करा, पैसा तो हमारे पास आना, डेबिट व्हाट्स कमिंग, या इसको आप एक नॉर्मल वे में एक एसेट्स की तरह भी ट्रीट करते हैं। एक एसेट में आपको आगे एक चीज और बताऊंगा इसके अंदर, जो पहले सब हम कंप्लीट कर ले एग्जांपल, उसके बाद में क्लेम एडमिटेड, हमें क्लेम एडमिट हुआ। ये कोई जरूरी नहीं है कि एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आपको क्लेम मिली जाए, ये हम प्रोफेशनली बात कर रहे हैं, आगे के लिए है, लेकिन अभी तो हम भी मान रहे हैं कि भाई ये कोई कंपल्सरी थोड़ी है कि राम ने क्लेम एडमिट करो, इसको तो अक्टूबर 15 में क्लेम हमने रिसीव कर लिया है, ओके। लेकिन कई बार टाइम भी लग जाता है इसको, इस क्लेम को रिसीव करने के अंदर, और हमारा फाइनेंशियल एंड भी होता है, तो उस कंडीशन में एक अलग कंडीशन आएगी, जो मैं इस एग्जाम्पल के बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगा। बट अभी हम मानेंगे ये क्लेम एडमिट है, इट इज अ पार्ट ऑफ रियल नेचर अकाउंट। ये रियल नेचर अकाउंट है, ये एक तरह से हमारे पास में डेबिट टुवर्ड्स कमिंग, या एक एसेट्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं हम। तो ऑल द एसेट्स आर डेबिट। तो इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट टू, अब ये लॉस बाय फायर जो है वो नॉमिनल नेचर अकाउंट ही है, बट अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, हमारे पार्ट ऑफ इनकम में। तो नंबर 2 एंट्री अक्टूबर 5 में इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। हाउ मेनी अमाउंट? जितना हमारा गुड्स डिस्ट्रॉयड हुआ है उतना ही क्लेम हम एडमिट करेंगे, दैट इज रुपीज 10,000। नरेशन being claim admitted, being insurance claim एडमिट, ओके। अब क्लेम एडमिट करने के बाद में कंप्लीट, अब ये बेसिकली मंथली बेसिस पे एंट्रीज हम टोटल नहीं कर रहे हैं, टोटल सीएफ टोटल बीएफ जो अपने पास में, वो पूरे मंथली बेसिस पे सिस्टमैटिक जो हम सम करेंगे उसमें फॉलो करेंगे। लास्ट एंड फाइनल डेट पर्टिकुलर एट
पर्टिकुलर LF अमाउंट डेबिट अमाउंट पे शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं, ठीक है। अब इंश्योरेंस कंपनी ने फाइनली अक्टूबर 15 में क्लेम का अमाउंट मिस्टर आर को दे दिया, लेकिन ये क्लेम कितना है 80%, मतलब 10,000 वो क्लेम एडमिट कर रहा है, लेकिन कुछ पार्टली पेमेंट मिल रहा है, और पार्टली पेमेंट है इस 10,000 का only 80%. That means the received amount of claim is rupees 8,000. क्लेम एडमिट हुआ 10,000 का, रिसीव हुआ हमारा 8,000 का। That means 2,000 का जो अमाउंट है वो एक लॉस अमाउंट हो गया, पार्टली पेमेंट। फुली पेमेंट भी होता है, फुली रिसीव भी होता है, लेकिन मैक्सिमम कंडीशन में पार्टली अमाउंट होता है, ठीक है। अब हम वही अमाउंट शो करेंगे। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक चीज बताई थी, इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस क्लेम का अमाउंट कभी भी कैश पे नहीं दे सकती, वो प्रूफ रखती है उसका। पहले नॉर्मली कंडीशन है कि चेक की कंडीशन में देते थे हम, चेक बैंक में क्लियर होता था, लेकिन आजकल नेट बैंकिंग है, ऑनलाइन फैसिलिटीज वगैरह होती हैं, तो डायरेक्ट आपके अकाउंट में ट्रांसफर पैसा हो जाता है। जो भी बिजनेस अपनी एंटरप्राइजेस है उसके अकाउंट में प्रूव हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो अक्टूबर 15 में जब क्लेम हम रिसीव्ड कर रहे हैं तो डेबिट वाट्स कमिंग 8,000 रुपीज हमने रिसीव करा। क्लेम था टोटल 10,000 का, रिसीव हुआ 8,000, डिफरेंट अमाउंट रुपीज 2,000, 10 माइनस 8 इक्वल्स टू रुपीज 2,000, इट इज अ लॉस। ये लॉस है हमारा। अब एक बेसिक चीज हम देख रहे हैं कि सर इस ट्रांजैक्शन में हमारे 3 अमाउंट इफेक्ट कर रहे हैं। नंबर 1 10,000 क्लेम्ड अमाउंट, नंबर 2 रिसीव्ड अमाउंट 8,000, एंड नंबर 3 अनक्लेम्ड अमाउंट या लॉस अमाउंट रुपीज 2,000। अगर हमारे अमाउंट 3 इफेक्ट करेंगे तो हमें अकाउंट को भी 3 को शो करना है। कोई न्यूट्रल अकाउंट तो नहीं जिसको हम ट्रेड डिस्काउंट वगैरह तो नहीं जिसको हम हटा देंगे। तो अब ऐसी कंडीशन में हमें एंट्री किस ब्याज पे करनी है, डेबिट वाट्स का। हमें 8,000 आपको रिसीव हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट, नॉट ए कैश, बैंक अकाउंट डेबिट रुपीज 8,000, रुपीज 2,000 it is a loss, it is a nominal nature account, all the expenses and losses are debited। अब ये लॉस जो हो रहा है हमारा 2,000 का, हम जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे जो आपके आगे का प्रोसेस है, उसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर इसको शो करेंगे डेबिट साइड में, क्योंकि डेबिट साइड जनरली ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को शो करती है नॉमिनल नेचर अकाउंट के अंदर। तो हम इसको शो करके चलेंगे, अनक्लेम्ड अमाउंट है हमारे पास में, लेकिन हम इसको ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो बैंक अकाउंट डेबिट, जितना हमें लॉस हो रहा है वो पीएनएल में ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट रुपीज 2,000 टू इंश्योरेंस क्लेम या इंश्योरेंस कंपनी, दोनों ही लिख सकते हैं आप कि हमें कितना अमाउंट रिसीव हो रहा है, टू इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योरेंस क्लेम भी कर सकते हैं आप यहाँ पे, रुपीज 10,000। ओके, तो क्लेम रिसीव की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, अनक्लेम्ड अमाउंट है जो पार्टली अमाउंट हमें मिला वो बैंक में, जो रिसीव नहीं हो पा रहा वो पीएनएल में, टू इंश्योरेंस कंपनी एज वेल एज इंश्योरेंस क्लेम। नरेशन इसकी बीइंग क्लेम रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, ये हमारे पास एक कंडीशन आज हमने ली है अभी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एट द टाइम ऑफ एबनॉर्मल लॉसेस। सब में प्रोसेस एक जैसे चलेगा, चाहे लॉस बाय फायर हो, चाहे लॉस बाय थेफ्ट हो, चाहे लॉस बाय एक्सीडेंट हो, आप जनरली इसी तरीके से एंट्रीज बनाएंगे। ओके, तो एक बेसिक चीज हमने देखी है एबनॉर्मल लॉस को एडजस्टमेंट। अब मैं थोड़ी आपको थ्योरिकल बात बताने जा रहा हूँ, थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा ध्यान देना। एक प्रोफेशनली बात हम कर रहे हैं। इन केस
एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर हमें क्लेम रिसीव नहीं हो पा रहा है, कोई टाइम लगता है कई बार हमारे पास में, आप क्लेम एडमिट कर देंगे ठीक है, बट आपने क्लेम रिसीव्ड नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या एंट्री बनाएंगे? इसको हम एसेट, ये एंट्री बनेगी नहीं सर, क्योंकि आपको अमाउंट तो मिल ही नहीं रहा है फाइनेंशियल ईयर में, तो आप इसकी एंट्री करेंगे भी नहीं, तो उसको हम एज ए एसेट्स मान के कहाँ पे रिकॉर्ड करके चलेंगे? जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे, आगे का प्रोसेस है, तो ये एज ए करंट एसेट्स है, आपको एसेट साइड में इंश्योरेंस क्लेम करके शो करनी पड़ेगी। लेकिन जब आपने क्लेम रिसीव्ड कर लिया है, तो जितना कुछ डिस्ट्रॉयड हो रहा है वो परचेज में एडजस्ट हुआ, जितना अमाउंट आपने रिसीव कर लिया वो हमारा बैंक में एडजस्ट हुआ, और जितना हमारा लॉस अमाउंट है, अनक्लेम्ड अमाउंट है, ट्रांसफर टू द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलेगा, लेकिन आगे का प्रोसेस है, इसलिए हम इसको ज़्यादा क्लियर नहीं कर रहे हैं। अब थोड़ा टाइम हमारे पास में है आज के वीडियो के लिए, तो मैं थोड़ा आपको आगे प्रोफेशनली एक बात और बता दूं। एक होता है लॉस ऑफ स्टॉक गुड्स, और एक होता है आइडेंटिटी पीरियड। आइडेंटिटी पीरियड इंटरप्शन पीरियड होता है, वो क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं, ये आगे आप प्रोफेशनली क्लियर करोगे, अभी आपको बेसिकली मैं बता रहा हूं क्या होता है कि शॉप में आग लग गई, गुड्स तो डिस्ट्रॉय हो ही रहा है, साथ में आपकी शॉप भी जो है जलकर खत्म हो गई। अब एक नॉर्मली बात है, आपने स्टॉक का इंश्योरेंस करा रखा है, इंश्योरेंस कंपनी आपको उसका क्लेम तो दे ही रही है, साथ में जितना भी आइडेंटिटी पीरियड होता है, इंटरप्शन पीरियड होता है, उसका भी आपको क्लेम मिलता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल शॉप डिस्ट्रॉयड हो गई है, अब आप उस शॉप से तो अपनी बिजनेस एक्टिविटी कर नहीं सकते, अब आपको अपना बिजनेस को रूटीन तो चलाना ही है, आपको ऑपरेट तो बिजनेस करना पड़ेगा, तो आपको या तो उसके पास में कोई शॉप रेंट में लेनी पड़ेगी, उसका रेंट आप पे कर रहे हो, और जो आपकी पुरानी शॉप थी उसको दोबारा से रेनोवेट कराना पड़ेगा, तो 2 महीने 3 महीने 4 महीने आपकी शॉप बंद रहेगी। तो ऐसी कंडीशन में इंश्योरेंस कंपनी स्टॉक ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक के साथ साथ में इस आइडेंटिटी पीरियड का भी आपको क्लेम देती है, इसका भी आप इंश्योरेंस करवाते हैं, उसका भी आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, हमने ये चीज मानी। अब एक नॉर्मली बात हम करें, इंश्योरेंस, जब हम किसी इंश्योरेंस कंपनी में हमारा इंश्योरेंस करवाते हैं, जनरल इंश्योरेंस जो करवाएंगे, शॉप का कराएंगे, उसका एक अमाउंट होता है, 1 लाख 2 लाख 10 लाख जो भी आपने, फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख रुपीज का इंश्योरेंस जो है अपने पास, इंश्योर्ड अमाउंट इसको हम जिसको बोलेंगे, इंश्योर्ड अमाउंट आपका 1 लाख रुपीज है। इन केस गुड डिस्ट्रॉयड ऑफ रुपीज 2 लाख, 2 लाख का गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गया, तो ऐसी कंडीशन में जब आप क्लेम एडमिट करेंगे तो अप टू 1 लाख तक का ही क्लेम एडमिट कर सकते हैं, क्योंकि आपने इंश्योरेंस कंपनी में इंश्योरेंस कितने करा है? 1 लाख रुपीज का, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको कितना अमाउंट पे कर सकती है? मैक्सिमम 1 लाख रुपीज। तो ऐसे कंडीशन में हमें जो क्लेम मिलता है वो 1 लाख रुपीज तक का मिलता है। लेकिन इन केस हमने, ये सब आपकी प्रोफेशनली बात है, थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर सकता हूँ इसको, अभी हमने इंश्योरेंस करा रखा है रुपीज 1 लाख का, लेकिन गुड डिस्ट्रॉयड हो रहा है मान लीजिए 80,000 रुपीज का ही, तो ऐसी कंडीशन में एवरेज क्लोजेस का पॉइंट एप्लीकेबल होता है। उसमें इंश्योरेंस कंपनी के जो सर्वेयर होते हैं वो एक प्रोपोर्शनेटली बेस पे आपको क्लेम एडमिट करते हैं, क्लेम का पैसा देते हैं। लेकिन अभी हमने बेसिकली चीज ये मानी है, आपको परसेंटेज में अमाउंट मिलता है, आप उसको क्लियर कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने जो मेन चीज पढ़ी है वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल लॉसेस करा है। नेक्स्ट क्लास जो हम लेंगे उसमें हम एक कंप्लीट ट्रांजैक्शन करेंगे। कंप्लीट का मतलब एट द टाइम ऑफ परचेज भी, एट द टाइम ऑफ सेल्स भी। ये सब आपके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, ये सब आपके इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस होते हैं जो रेगुलर हमारे बिजनेस एक्टिविटी में ऑपरेट होते हैं। बेसिक एंट्रीज हमने कर ली ओके, बट कुछ कॉम्प्लिकेटिव एंट्रीज भी करना जरूरी है। जैसे मैं इसका एग्जाम्पल आपको बता सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम एक पॉइंट लें, हमने गुड्स परचेज करा, ट्रेड डिस्काउंट फैक्टर उस पर एप्लीकेबल है, एंड देन अब इस परचेजिंग गुड्स में से कुछ गुड्स डिफेक्टिव हो गया, हमने अपने सप्लायर को वापस से रिटर्न कर दिया, इट इज अ परचेज रिटर्न। एंड देन जब फाइनल सेटलमेंट की हमारी बारी आ रही है, हम उसको पेमेंट कर रहे हैं फाइनल सेटलमेंट में कुछ कैश डिस्काउंट को एप्लीकेबल करके, कैश डिस्काउंट रिसीव करके।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। पहले गुड्स परचेज, देन रिटर्न जिसमें ट्रेड डिस्काउंट फैक्टर हमारा एप्लीकेबल है, एंड देन अमाउंट पेड टू हिम इन फुल सेटलमेंट। तो उसमें अमाउंट आप कैसे कैलकुलेट, एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं होगा उसमें, मेन चीज है एरर ऑफ अमाउंट नहीं होना चाहिए, कि आप अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आपको देखना पड़ेगा। ये एक परचेज का एग्जांपल हो गया। अब एक हम सेल्स का भी ले लें। ऐसे हमने कुछ सोल्ड करा, ट्रेड डिस्काउंट फैक्टर उस पर एप्लीकेबल था कस्टमर को, बट कुछ गुड्स हमारा डिफेक्टिव निकल गया, कस्टमर ने हमको रिटर्न कर दिया, जिसमें हमने डिस्काउंट फैक्टर उसमें भी, ट्रेड डिस्काउंट फैक्टर उसमें भी एप्लीकेबल करेंगे। और जब फाइनल सेटलमेंट हो रहा है, हम जब कस्टमर से अमाउंट रिसीव कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में कैश डिस्काउंट अलाउड फैक्टर भी एप्लीकेबल हो रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चीज को एट द टाइम ऑफ परचेज, एट द टाइम ऑफ सेल्स, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, फुल सेटलमेंट में आप कैसे एप्लीकेबल करेंगे, ये हमारा नेक्स्ट वीडियो का पॉइंट रहेगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।